बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइकोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट 2 जो कि बायोलॉजी और बिहेवियर पे है, ये स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी और बिहेवियर ये यूनिट का नेम सुनते ही आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि बायोलॉजी और बिहेवियर का ये जो यूनिट है, इसके अंदर हम बायोलॉजिकल अप्रोच और बिहेवियरिस्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में बायोलॉजिकल अप्रोच और बिहेवियरिस्ट अप्रोच का कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया था। इस यूनिट के अंदर इन दोनों अप्रोचेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोगों को बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस का पता होगा कि बिहेवियर के ऊपर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस किस तरह होती हैं। आप लोगों को हेरिडिटरी का पता होगा कि हेरिडिटरी की वजह से बिहेवियर पे क्या असर पड़ती हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हेरिडिटरी पे क्या असर पड़ती हैं, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का आपस में क्या इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन की वजह से कौन से बिहेवियर प्रोड्यूस या डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो बिहेवियर जेनेटिक रिसर्च है, उसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स यूज़ होती हैं, उन पे भी इस यूनिट के अंदर डिस्कशन होगी। नेचर वर्सेस नर्चर, तो यहाँ पे जो नेचर है स्टूडेंट्स, नेचर की जो बात है तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच के साथ कनेक्टेड है, और जो नर्चर की बात है ये एनवायरनमेंट के साथ यानी बिहेवियरिस्ट अप्रोच के साथ कनेक्टेड है। One of the major debate in psychology has long centered over the relative contribution of nature versus nurture। ये साइकोलॉजी के अंदर एक मेजर डिबेट रही है, एक मेजर इस पे बहस होता है कि ये नर्चर जो है क्या उसकी वजह से बिहेवियर बनती हैं या फिर नेचर जो है क्या उसकी वजह से बिहेवियर बनती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नेचर की वजह से बिहेवियर बनती है, तो उनका कहना ये है कि बायोलॉजिकल चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं और उन्हीं बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से इंसान का बिहेवियर बनता है, जिसमें वो बायोकेमिकल जो चीज़ें हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स वगैरह, उनका बताते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि नर्चर की वजह से बिहेवियर बनती हैं, तो उनका ये कहना है कि एक इंसान अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीखता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ग्रेटर रोल होता है उसके बिहेवियर को शेप करने में। तो ये नर्चर वालों का कहना है, जो लोग कहते हैं कि नर्चर जो है उसकी वजह से बिहेवियर बनती हैं। Those who take up the nurture side of the debate suggest that it is environment that play the greatest role in shaping behavior. The biological perspective tend to stress the importance of nature। देखिए वही बात लिखी है कि जो लोग इस डिबेट के, इस बहस मुबाहिसे के नर्चर साइड पे हैं, नर्चर को वो लोग मानते हैं, तो उनका कहना ये है कि एनवायरनमेंट का एक ग्रेटेस्ट रोल होता है इंसान के बिहेवियर को बनाने में। और जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश ये है कि नेचर के इम्पोर्टेंस को वो सामने ला सकें। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, अब देखिए स्टूडेंट्स के बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है बिहेवियर पे। जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक कौन कौन से बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस है जो कि बिहेवियर को शेप करती हैं, जिनका बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है, वो कौन कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो लिखा है, द स्टडी ऑफ Physiology and biological processes has played a significant role in psychology since its earliest beginning। जो फिजियोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी है, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी की शुरू में, उसकी बिगिनिंग से लेके जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है यानी फिजियोलॉजी की स्टडी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि शुरू में जब साइकोलॉजी के बारे में बातें हो रही थी कि साइकोलॉजी क्या है, ये एक साइंस है या नहीं है, इसका क्या ताल्लुक है, तो उसी टाइम ये बायोलॉजिकली लोग स्टडी कर रहे थे। वो देख रहे थे कि बॉडी के अंदर इस तरह कुछ होता है, इस तरह केमिकल्स जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, या उनकी रिडक्शन होती है या उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बिहेवियर बनती है। इस सब पे स्टडी जो है वो शुरू से हुआ करता था। It was Charles Darwin who first introduced the idea that evolution and genetics play a role in human behavior। ये चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया कि एवोल्यूशन और जेनेटिक्स जो है ह्यूमन के बिहेवियर में इनका रोल है। यानी फ़र्स्ट टाइम बायोलॉजिकल बात यही कही गई थी कि इवोल्यूशन और जेनेटिक्स जो है उसका रोल होता है ह्यूमन के बिहेवियर में। तो ये लोग, ये जो चार्ल्स डार्विन थे, उनकी ये बात करने का मकसद ये है कि जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर उसका एक जेनेटिक बेसिस होता है। यानी
इसका मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एक बिहेवियर का जेनेटिक बेसिस होता है। कुछ बिहेवियर ऐसे भी होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गली सिर्फ वो कल्चर से या इन्वायरमेंट से सीखे गए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर है कि जिनका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है, उसका जो है ख़ास जेनेटिक उसका बेसिस होता है। जैसे कि लोगों के ये एबिलिटीज़ ही देख ले, लोगों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ देख ले, हर किसी का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो एक जैसा नहीं है, लोगों के सबके पर्सनैलिटीज़ एक जैसे नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो है एक जैसी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उनकी इनहेरिटेड जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इसमें है, हर एक की अलग अलग जेनेटिक्स है, तो अलग अलग जेनेटिकल रोल उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी बनाती हैं, अलग अलग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बनाती हैं। तो यही इसी बेसिस को सामने रख के चार्ल्स डार्विन ने ये बातें की थी कि एवोल्यूशन और जेनेटिक्स जो है उसका ह्यूमन के बिहेवियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। Natural selection influences whether certain behavior pattern are passed down to future generation। यानी इनका कहना यह है कि नेचुरली ये सेलेक्ट किया जाता है कि कुछ बिहेवियर्स जो है वो पास डाउन होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हैं नेचुरली, उसमें इन्वायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता, बाय बर्थ ही वो उनमें पाए जाते हैं। बिहेवियर्स दैट एड इन सर्वाइवल आर मोर लाइकली टू बी पास डाउन वाइल दोज दैट प्रूव डेंजरस आर लेस लाइक टू बी इनहेरिटेड। अब देख लें, कुछ ऐसे बिहेवियर्स है, मैंने कहा कि बाय बर्थ ही उनमें डाले जाते हैं, तो कुछ ऐसे बिहेवियर्स है जो कि बाय बर्थ ही एक बच्चे में मौजूद होते हैं। बाय बर्थ तो उसका ना तो कोई इन्वायरमेंट था कि जिससे उसने सीखा हो, और ना ही जो है उसके कल्चर से वो सीखा हुआ है। बाय बर्थ ही फॉर एग्जांपल एक बच्चा, यहाँ पे जो बात हो रही है कि बिहेवियर दैट एड इन सर्वाइवल आर मोर लाइकली टू बी पास डाउन, यानी एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा होता है तो उसे ज़िंदा रहने, सर्वाइव करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, खुराक उसे चाहिए होती है, और उसको जब खुराक की ज़रूरत पड़ती है, उसे भूख लगती है तो वो रोता है। ये बच्चा जो रोता है ये इसका बिहेवियर है, ये जो क्राई करता है, क्राइंग किसका बिहेवियर है। तो ये क्राइंग ये किसी से सीख के नहीं आया था, किसी भी इन्वायरमेंट का इस पर इन्फ्लुएंस नहीं था, इसने ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए क्राइंग जो है वो स्टार्ट की थी। तो ये जेनेटिकली उसमें प्रेजेंट थी कि भूख लगे तो क्राई करना है। तो इसी तरह दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है, वाइल दोज दैट प्रूव डेंजरस आर लेस लाइक टू बी इनहेरिटेड। ऐसी बात नहीं है कि सारे बिहेवियर जो है वो इनहेरिटेड है, कुछ ऐसे भी बिहेवियर्स हैं जो इनहेरिटेड नहीं है, लेस लाइक टू बी इनहेरिटेड है। जैसे कि कुछ डेंजरस बिहेवियर्स का जिक्र है, फॉर एग्जांपल ये जो सब्सटेंस एब्यूज़ है, तो सब्सटेंस एब्यूज़ जेनेटिकली किसी में नहीं होती। ऐसे भी बहुत से लोग आप लोगों ने देखे होंगे हमारे मुआशरे में होते हैं, जिनके माँ बाप, जिनके परदादा, जिनके फैमिलीज़ में कभी भी सब्सटेंस एब्यूज़ की कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं होती, लेकिन एक बच्चा उनमें निकल के सब्सटेंस एब्यूज़र बन जाता है। मींस के उसको किसी भी ऐसी इन्वायरमेंट की एसेस हो चुकी होती है कि जिससे उसने सब्सटेंस एब्यूजिंग सीखा होता है और वो सब्सटेंस एब्यूज़ स्टार्ट कर देता है, जो कि यहाँ पे जो डेंजरस बिहेवियर की बात हो रही है इसकी एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बिहेवियर जो है वो लेस लाइक टू बी इनहेरिटेड है, वो इनहेरिटेड नहीं होते, वो फिर इन्वायरमेंट से बंदा जो है वो सीख जाता है। Based on the assumption of materialism, all behavior has फिजियोलॉजिकल बेसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियलिज्म की बात आ गई, तो मटेरियलिज्म ये एक थ्योरी है जिसका कहना ये है कि ये जो आइडिया है या सोल है या माइंड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंसान में, ह्यूमन में सिर्फ उसका बॉडी होता है और बॉडी के साथ बिहेवियर होती है, बस। मटेरियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसका कहना ये है कि माइंड और आइडियाज़ वगैरह, सोल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंसान होता है और इंसान का बिहेवियर होता है। मटेरियलिज्म का यही कहना है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल अप्रोच वाले जो है उन्होंने इस बात को, इस एजम्पशन को, मटेरियलिज्म वालों की इस एजम्पशन को, मटेरियलिज्म थ्योरी को माना है, और इसके बेसिस पे वो कहते हैं कि तमाम बिहेवियर जो है वो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे बनती है, यानी जितने भी बिहेवियर्स है उनका फिजियोलॉजिकल बेस होता है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेस का मतलब ये है कि मटेरियलिज्म की थ्योरी कहती है कि ह्यूमन का बॉडी होता है और बॉडी के साथ साथ उसकी बिहेवियर होती है। तो मींस के बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है। तो बायोलॉजिकल अप्रोच वालों का कहना ये है कि ये जो मटेरियलिज्म का एजम्पशन है ये सही है,
बिहेवियर जो है उसकी फिजियोलॉजिकल बेस है। फिजियोलॉजिकल बेस मीन्स के उसके बिहेवियर के बिहाइंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़्यादा होने की वजह से कुछ अलग किस्म के बिहेवियर्स बनते हैं, कम होने की वजह से कुछ अलग किस्म के बिहेवियर्स बनते हैं। इसी तरह इंसान के जो जितने भी बिहेवियर बनते हैं उनका फिजियोलॉजिकल बेस होता है। तो यही उनका कहना है। उन्होंने मटेरियलिज्म के थ्योरी जो है उसको माना है, उसको तस्लीम किया है बायोलॉजिकल अप्रोच वालों ने। फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड हेरिडिटरी प्रोसेसेस डिटरमिन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल। जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स और जो हेरिडिटरी प्रोसेसेस है उनकी वजह से बिहेवियर बनती है या बिहेवियर पोटेंशियल्स। बिहेवियर पोटेंशियल मीन्स के कोई बिहेवियर जो है वो अभी एक्चुअली नहीं है लेकिन आगे जाके बनेगी, या जो बिहेवियर की एक्चुअल बिहेवियर तो अभी जो बिहेवियर शो हो रही है उसके लिए एक्चुअल बिहेवियर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो जितने भी बिहेवियर पोटेंशियल्स या एक्चुअल बिहेवियर हैं तो उनके लिए फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स और हेरिडिटरी प्रोसेसेस जो है वो ज़रूरी हैं। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि बॉडी के अंदर फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स होंगे तो फिर उससे फिजियोलॉजी होगी। अगर फ़िज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होगी, एनाटॉमी नहीं होगी, तो फिजियोलॉजी कहाँ से आएगी। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स भी किसी एनाटॉमी से पैदा होते हैं, ब्रेन के अंदर किसी स्ट्रक्चर से पैदा होते हैं, फ़िज़िकल चीज़ से वो पैदा होते हैं। अगर वो फ़िज़िकल चीज़, वो एनाटॉमी, वो ब्रेन ही नहीं होती तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से आते। तो इसीलिए फ़िज़िकल स्ट्रक्चर का यही मकसद है कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होंगे तो फिजियोलॉजी उनकी होगी, और फिजियोलॉजी जब होगी तो उसकी वजह से बिहेवियर बनेगी। और हेरिडिटरी का भी इसमें ताल्लुक़ है कि जनरेशन टू जनरेशन कुछ बिहेवियर जो है वो पास डाउन होते रहते हैं। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैन अल्टर मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अब देख लें कि फ़िज़िकल और फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन अगर हम करें तो फिर हम मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, इनका ये कहना है। तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती चलूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो मेंटल डिसऑर्डर मेनिया होता है, मेनिया के अंदर जब हम देखते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसकी लेवल जो है बहुत ज़्यादा हुई होती है, बड़ी हुई होती है काफ़ी उसकी लेवल। इसके अलावा हम डिप्रेशन में जब देखते हैं, मेजर डिप्रेशन के अंदर, तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन जो कि एक हार्मोन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी अगर लेवल कम हो जाती है तो बंदा मेजर डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक डिज़ीज़ है, एक कंडीशन है फियोक्रोमोसाइटोमा जिसे कहते हैं, कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स है तो उसमें एक ट्यूमर बन जाती है। उस ट्यूमर के बनने की वजह से एड्रिनल मेड्यूला के अंदर वो ट्यूमर जब बन जाती है तो वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की ज़्यादा सिक्रीशन होती है, उनकी लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मेनिया हो गया तो इसमें अब हम अगर फिजिकल इंटरवेंशन करेंगे, मेनिया हो गया है एक बंदे को इसलिए क्योंकि उसमें एपिनेफ्रिन की लेवल बहुत ज़्यादा है और इसकी रूट काज जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, एड्रिनल मेड्यूला के अंदर ट्यूमर बनी है। तो अब इसमें अगर हम फिजिकल इंटरवेंशन करें, सर्जिकली उस ट्यूमर को रिमूव करें या कोई फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन करें, कोई ड्रग वगैरह दे जो कि उसको सप्रेस करे, उस ट्यूमर को नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को रोके, तो फिर जाके वो मेंटल प्रोसेस, वो बिहेवियर जो मेनिया बन रही थी वो अब रिकवर होगी, वो अब ठीक होगी, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो अब कम होगा। तो मेनिया का जो बिहेवियर, जो मेनिया के अंदर मेंटल प्रोसेसेस बन रहे थे वो कम होंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हम साइकोटिक ड्रग्स वगैरह देते हैं पेशेंट्स को, तो उनकी जो मेंटल प्रोसेस से बिहेवियर है वो चेंज हो जाती हैं, उनको कंफर्ट मिलता है। तो यही मकसद है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस का। रूट कॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स लाइज इन बायोलॉजी एंड रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। देखिए, इन्होंने कहा कि जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स, तो इन्होंने कहा कि उनका जो रूट काज है वो बायोलॉजी के अंदर है, बायोलॉजिकल रूट काज है, और वो मेडिकल इंटरवेंशन चाहती हैं। अगर मेडिकल इंटरवेंशन की जाए और बायोलॉजिकली उसको ठीक किया जाए तो फिर वो में जो बिहेवियर थी, जो डिसऑर्डर थी, वो फिर ठीक हो जाएगी। इनका यही कहना था। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या इंटरेस्ट होता है, तो उनका इंटरेस्ट ये होता है कि एनालाइजिंग हाउ ट्रॉमा टू द ब्रेन इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर्स। उनका यही इंटरेस्ट होता है कि वो एनालाइज करते हैं, वो तज्जिया लेते हैं कि किस तरीके से ब्रेन को जब ट्रॉमा हो जाती है तो उसकी वजह से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसको डिफरेंट काइंड के ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उन ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से उसकी बिहेवियर चेंज हो सकती है। तो ब्रेन एक मेजर ऑर्गन है
मेजर ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उसको अगर ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से बिहेवियर जो है वो मस्ट जो है उस पर इन्फ्लुएंस होता है। इनका इंटरेस्ट यही है इसको एनालाइज करना। इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ इम्पेक्ट हाउ पीपल एक्ट, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ जो है वो उनका क्या इम्पेक्ट होता है और उन डिजीज़ के दौरान लोग जो है वो किस किस्म का बिहेवियर शो करते हैं, ये इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ को हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट कॉमनली जो डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ है और पार्किंसंस डिजीज़ है। अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है, उसमें जो एसिटाइल कोलिन है उसकी लेवल कम हो जाती है। एसिटाइल कोलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एसिटाइल कोलिन की लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होती है, बंदा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, एंग्री बिहेवियर शो करता है, वो वॉरिड बिहेवियर शो करता है, उसको हर चीज़ से जो है वो डर लगने लगती हैं। तो ये बिहेवियर इसलिए शो हुआ क्योंकि इसमें चेंजेस आई थी एसिटाइल कोलिन के लेवल पे। यानी बात जा के पहुंचती है कि ये जो ब्रेन डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है इसके अंदर भी बायोलॉजिकल रूट, इसका जो काज है, रूट काज है वो बायोलॉजिकल है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर देख ले, उसमें डोपामीन की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है। डोपामीन की लेवल जब डिक्रीज़ हो जाती हैं तो बंदे को अपने बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होता, बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर उसका बिहेवियर इस तरह होता है कि वो बंदा जो है सही तरीके से कुछ चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी के वो बैलेंस पे नहीं रखता, वो मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर पाता, इस तरीके के उसके बिहेवियर शो होते हैं। तो उसके रूट काज पे भी हम चले जाए तो वो बायोलॉजिकल है। इसी चीज़ों पे इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की थी। एक्सप्लोरिंग हाउ जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस सच थिंग्स सच एज एग्रेशन, ये लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे कि किस तरीके से जेनेटिक फैक्टर कुछ बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती है, जैसा कि एग्रेशन है। एग्रेशन के अंदर क्या होता है, एग्रेशन के अंदर एक ख़ास किस्म की जीन होती हैं स्टूडेंट्स, जिस जीन को हम कहते हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज ए जीन, हम इसको कहते हैं MAOA के नाम से इस जीन को हम जानते हैं, मोनोएमीन ऑक्सीडेज ए जीन। तो इसको एक निक नेम भी दिया गया है, निक नेम इसको दिया गया है वॉरियर जीन, यानी एक वॉरियर किसे कहते हैं, एक जंगजू जीन का नाम इसको दिया गया है। ये इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी इस जीन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इस जीन की एबनॉर्मल वर्जन बन जाती हैं, तो उसमें ये जो बिहेवियर है एग्रेशन का ये डेवलप होता है। यानी जिन लोगों के मोनोएमीन ऑक्सीडेज ए जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी एक एबनॉर्मल वर्जन बन जाती है, तो उन लोगों में एग्रेशन का मसला होता है। इस चीज़ को ये लोग, इनका इंटरेस्ट था कि एक्सप्लोर करें। स्टडीइंग हाउ जेनेटिक एंड ब्रेन डैमेज आर लिंक टू मेंटल डिसऑर्डर, ये इस चीज़ को भी स्टडी करते थे कि किस तरीके से ब्रेन की डैमेज की वजह से और जेनेटिक्स की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इस बात को अगर हम देखें स्टूडेंट्स के किस तरीके से जेनेटिक्स की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया कि बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स फैमिलीज़ में वो रन करती हैं। यानी फैमिलीज़ में रन करने का मतलब ये है कि उनका जेनेटिक रूट होता है, इसीलिए वो फैमिलीज़ में रन करती है। जैसा कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD के नाम से जिसे हम जानते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका जेनेटिक रूट होता है क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन करती हैं। आगे जाके हम मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट के अंदर इनको पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका जेनेटिक रूल होता है और कौन से जीन इफेक्ट होने की वजह से ये डिजीज़ बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है assessing the differences and similarities in twins to determine which characteristics are tied to genetic and which are linked to environmental influences। इसके अलावा आप क्या कर रहे थे, ये लोग जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट थे, इनका ये इंटरेस्ट था कि ये जो ट्विंस होते हैं उनमें डिफरेंसेस को देखें और पता लगाए कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उनमें सेम है। जाहिर सी बात है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ट्विंस में सेम होंगे तो वो उनके जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और कौन कौन से उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है। जाहिर सी बात है कि जो उनमें डिफरेंसेस होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस होंगे, तो वो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से सीखे होंगे। अगर उनके इन्वायरमेंट को अलग अलग रखा जाए, एक ही इन्वायरमेंट में नहीं बल्कि अलग अलग इन्वायरमेंट में उनको रखा जाए, ऐसा किया गया था एक स्टडी का। पहले भी किसी वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि ट्विंस बच्चे जब पैदा हुए थे तो उनको अलग अलग रखा गया था, एक को अलग मुल्क में, दूसरे को अलग मुल्क में, और फिर देखा गया था कि उनमें कोई सिमिलरिटीज़ जो है वो होती है या नहीं। तो फिर पाया गया था उनमें सिमिलरिटीज़ के बहुत सारी ऐसी सिमिलर बिहेवियर्स उनके थे। तो फिर इस बात को जाना गया कि अगर इनको
इन्वायरमेंट तो इनकी बिल्कुल डिफरेंट थी दोनों की, लेकिन फिर भी इनके कुछ बिहेवियर अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इनका जेनेटिक बेस जो है वो मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ये कुछ कंसेप्ट्स आप क्लियर कर ले। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।